नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से भाई माफ़ी, क्योंकि फ्राइडे को जो रेगुलर डे था थर्ड आई का, उस दिन थर्ड आई नहीं कर पाया। आज सैटरडे को कर रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते से फिर पुराने शेड्यूल पे रहेगा। कुछ लोग जो मुझे लाइव मेरे साथ जुड़े थे उनको पता ही है, मैं बम्बई गया था और बॉम्बे से वापस लौट रहा था। कल जहाँ पे मैं था रास्ते में वहाँ पे सिग्नल्स की समस्या थी, इसलिए कल लाइव भी नहीं किया था। उस पर भी आएंगे, उस पर भी अलग से बात करेंगे। सबसे पहले आज इस समय दुनिया की स्थिति, दुनिया में 46,28,000 46,28,000 लोग संक्रमित, जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप तक जाएगा तब तक शायद कुछ ये फिगर चेंज हो जाएगी। 3,08,000 लोगों की मृत्यु हुई है। हिंदुस्तान में 85,940 85,940। अब हम 11वें नंबर पे आ गए हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया था, मुझे ठीक से याद है, तो हम जब इसको मार्क करना शुरू किए थे तो हम कहीं 42, 43, 44 की रेंज में रहते थे नंबर ऑफ केसेस में। लेकिन अब 42 से चला हुआ सफ़र धीरे धीरे अब हम 11वें नंबर पे दुनिया में आ गए हैं। अच्छा, ये जब 11वें नंबर पे आए हैं तो एक फिगर और चेंज हो गई है। पहले हम करीब टोटल दुनिया के जो संक्रमित लोग थे उसका 1% से कम होते थे। अब हम करीब 2%, 1.85% टोटल दुनिया के संक्रमित लोगों में से हमारे यहाँ 1.85% है। टोटल डेथ 2753, 2753, जो टोटल डेथ का करीब 0.89% है। इसमें हम लोग थोड़ा अभी डेथ में अपने को बचाए हुए हैं। जो टेस्ट हो रहे हैं वो एक एरिया ऐसा है विच इज एरिया ऑफ कंसर्न। टेस्ट अभी तक 21,34,277 हुए हैं पर मिलियन, मतलब 10 लाख के ऊपर जो एवरेज आ रहा है वो 1,549 लोगों का आ रहा है, जो इन 11 देशों में सबसे खराब है। हमारे बाद अगर जो सबसे खराब है वो ब्राज़ील में है, जहाँ पे पर 10 लाख के ऊपर 3462 3,462, हमसे दुगने से भी ज़्यादा लोगों का वहाँ पे टेस्ट हो रहा है। इसमें जो एक जिसको थोड़ी गंभीर बात यह है कि अब जो नए केसेस हैं वो कल 3787, अब हम 3,500-4 हज़ार के रेंज में रोज़ हमारे नए केसेस आ रहे हैं संक्रमण के। डेथ भी कल 104 हुई है। और एशिया में अब हम पहले भी थे, अभी भी, अब हम 1 नंबर पे आ गए हैं हमारे यहाँ करीब एक्टिव केसेस में। हम एशिया में एक्टिव केसेस की बात कर रहे हैं, उसमें हम 52,929 पे नंबर 1 पे हैं। हमसे पीछे टर्की और ईरान है जो टोटल नंबर ऑफ केसेस में हमसे आगे हैं, और चाइना, ये सब हमसे अब पीछे हो गए। हम नंबर 1 पे हैं एक्टिव केसेस में। इधर बहुत दिनों से टीवी नहीं देख पा रहा था, पेपर ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था, जो भी मोबाइल में देख सकता था। 3-4 चीज़ें मैं आपको पढ़ दूँ और उसके बाद मैं बात पे आऊँगा। ये आज तक की हेडिंग थी, किसान मुस्कुराएंगे संकट भूल जाएंगे। ये निर्मला सीतारमण जी के जो आर्थिक पैकेज की घोषणा है उसके हिसाब से उन्होंने ये टिप्पणियां लगाई थी। पैकेज आया, सबके लिए खुशियां लाया। तीसरा था, मेरे देश की मिट्टी अब सोना उगले। और आज सुबह दैनिक जागरण की हेडिंग है, बेड़ियों से मुक्त हुआ देश का अन्नदाता। बेड़ियों से मुक्त कर दिया हमारे दैनिक जागरण जी ने देश के अन्नदाता को, मतलब किसान को। इस सारे रेफरेंस के बीच भाजपा के ही एक राज्यसभा के सांसद हैं ओम माथुर साहब, राजस्थान से आते हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, और उस चिट्ठी में उन्होंने 2 चीज़ें मैं जल्दी से बता दूं। एक तो उन्होंने लिखा है कि सब हमारे लोग हैं। जो ये भेदभाव किया जाना है ना कि वो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें मत, वो इस रेफरेंस से नहीं बोले, लेकिन जो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है सब हमारे लोग हैं। उन्होंने दूसरा प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि पीएम केयर फंड से कम 1,000 करोड़ ये प्रवासी मजदूरों के जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर निकाल के इस पर खर्च कर दिए, लोग अपने घर सही सलामत पहुंच जाए। ये ओम माथुर साहब बीजेपी के सांसद की टिप्पणी है। मैं किसी विपक्षी या विरोधी सांसद की बात अभी नहीं कर रहा हूं। इसी सफर के दौरान मैंने पीएम का संदेश सुना गया, उसमें 4-5 बातें बहुत स्पष्ट थी। पहला, वो बार बार कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब देश अब आत्मनिर्भर होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ये संकट है इसको अवसर में बदलने का, द क्राइसिस टू बी चेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। तीसरा, 1-2 चीज़ें जो थोड़ी सी खटकी, जब आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे तो उस समय जैसा कई जगह आया कि जो घड़ी थी, जो चश्मा था, जो पेन था, हालांकि छोटी बात है, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह सिर्फ इसलिए रहा हूँ
कि अगर वो भी जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं, मैं एक याद के लिए दिला दूं, एक स्वराज पॉल थे, अच्छे बुरे अपनी आप हिसाब से करिएगा, वो लास्ट तक जब तक जीवित रहे वो एम्बेसडर में चलते थे। उनका कहना यह था कि ये इंडिया के हिंदुस्तान की गाड़ी है इसलिए चलते थे। लेकिन अगर जो भी व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि नहीं आप स्वदेशी खरीदो, और अगर वो विदेशी पेन, विदेशी चश्मा, विदेशी घड़ी, ये सब चीज़ें लगाए हैं और विदेशी गाड़ी में घूम रहे हैं और हमको आपको कह रहे हैं कि अब आप घरेलू चीज़ें खरीदिए। एक चीज़ शायद प्रधानमंत्री के जो संदेश था राष्ट्र के नाम, उसमें बहुत स्पष्ट हो गई थी कि वो जो आर्थिक पैकेज कह रहे हैं ना कि 20 लाख का आने वाला है, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि ये आप लोग को भी समझ में आ गया कि अगर इसमें कुछ भी होता तो हमारे प्रधानमंत्री ही उसको सबसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। शायद बीजेपी में सबसे अच्छे वही इस समय हैं, तो वही बोलते इसको। चूंकि कुछ है ही नहीं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये काम सीतारमन जी को सौंप दिया है। उन्होंने एक बात जरूर कही, उन्होंने 5 पिलर्स ऑफ कहा कि इस समय 5 पिलर हैं। उनको अच्छा लगता है सब इस तरह से पॉइंट वाइज बताना, तो 5 पिलर की भी समीक्षा हो जाए। उन्होंने कहा कि ये जो इकॉनमी अपनी है, अब इसको समय आ गया है कि ये इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी नहीं होगी, इस पर क्वांटम जंप की बात है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस समय जो इकॉनमी और जो देश की और मैन मटेरियल की जो वो है उसमें क्वांटम जंप हो सकता है? अगर हो जाए बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो अपने पास है, हम लोग जो जो कर रहे हैं उसमें ठीक है। ये तीसरा उन्होंने कहा सिस्टम, हमारे यहाँ के सिस्टम कितने पारदर्शी हैं, ये उसका एक जीता जागता नमूना पीएम केयर फंड ही है जो नया किया गया। कम से कम जो नई चीज़ें डाली जा रही हैं उसी को आप सिस्टम कर देते। सिस्टम की बात आपको ये बता दूं, सड़क पे जब आप चल रहे हैं तो बाकी सब जगह लगा हुआ है फास्टैग और ये सब था। मैं मतलब जाते समय करीब मैंने 13 और मैंने मोटे तौर पे 25-26 टोल को क्रॉस किया, लौटते समय भी 25-26। कहीं पे भी आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आपके फास्टैग थे जिसमें था कि कैश नहीं लिया जाएगा, वो सारे फास्टैग और कैश कॉमन है। वो सारी जगहों पे जहां पे 8-8 लेन बनी हुई हैं वहां केवल 2 या 3 लेन चलाई जा रही हैं। आपके सारे टोल पे आधे घंटे से ज्यादा का वेटिंग है और ये चीजें आपकी नजर में हैं। इस सिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम हम लोगों ने, जो वन ऑफ द बेस्ट आई विल से रेटेड मंत्री आपके यहाँ नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट का हाल है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, वहां पे ये स्थिति सिस्टम की है। चौथी बात डेमोग्राफी पिलर की कही गई है, ताकत है और कहा गया है कि ऊर्जा का स्रोत है। उस ऊर्जा का स्रोत जो मजदूर और उसकी ताकत की बात कही गई है, उस जरा ऊर्जा के स्रोत का कोई भी आदमी सड़क पे उसका देख ले, उस ऊर्जा के स्रोत को। इस समय उस ऊर्जा के स्रोत की क्या दुर्दशा हो रही है। और पांचवा कहा गया है कि डिमांड ये लोग कहां से आएगी, कौन इस समय खरीदने की स्थिति में है, क्योंकि वो तो कर्जा दिया जा रहा है, खरीदने की कहीं कोई बात नहीं है। कैसे डिमांड होगी इसका कोई आंसर नहीं था। देखिए कुछ चीजें समझ लीजिए, जो कोविड-19 आया ये ईश्वर के यहाँ, इट वॉज अ गॉड सेंट। लेकिन जो अभी हमारे यहाँ समस्याएं हो रही हैं, कि वो चाहे लॉकडाउन ठीक से लगा नहीं लगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रवासी भारतीय ये मैनमेड समस्याएं हैं। और इसमें भी खास करके मैं बात करूंगा माइग्रेंट लेबर की। माइग्रेंट लेबर पे आने से पहले, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड मैंने देखा है, उस पर आने से पहले एक चीज कर लें। निर्मला जी ने 2-3 किश्तों में बहुत से रिफॉर्म्स, बहुत से पैकेज ऑफर किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो हिंदुस्तान के जीडीपी का करीब 10% है। वो ईमानदारी का वो पैकेज है कि नहीं है, ये अब तो हर एक अपने हिसाब से निर्णय कर लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा बातें रिफॉर्म्स की हो रही हैं, उसमें ज़्यादा बातें क्रेडिट कर्जा देने की हो रही हैं, राहत की बात उसमें ज़्यादा नहीं हुई है। उसमें गवर्नमेंट कई जगह गारंटर के रूप में आ रही है कि मैं गारंटर, मतलब गवर्नमेंट हो जाएगी, आपको कोलेट्रल नहीं देनी है। लेकिन मैं एक टर्म कहीं पे यूज हो रहा था कि बेनिफैक्टर के रूप में नहीं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में जो देखा गया वो सहायता देने वाला, मतलब गवर्नमेंट आपके सहायक के रूप में नहीं है, जमानतदार के रूप में तो है, लेकिन आज आपको जब कष्ट में आप हैं तो सहायता के रूप में नहीं है। अब आ जाते हैं माइग्रेंट लेबर पे। उस दिन सारे लोगों को ये उम्मीद थी, मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं कि भाई प्रधानमंत्री हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, मुझे बहुत उम्मीद थी
कि जब मोदी जी ये संबोधन करेंगे तो उन माइग्रेंट लेबर को दे या ना दे, उनके बारे में 2 शब्द जरूर कह देंगे, कुछ तो कह देंगे भाई उनके का। लेकिन बिल्कुल चुप रहे। पूरे संबोधन में बातें सब होती रही, माँ भारती, माँ भवानी, गंगा जी और क्या क्या, लेकिन उस माइग्रेंट लेबर के लिए मुझे तो 2 शब्द भी नहीं सुनाई पड़े। अब माइग्रेंट लेबर की एक समस्या समझ लीजिए, वो अभी भाग रहा है, पलायन कर रहा है, उसकी दुर्दशा है, ये सब है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, वो शायद जो वापस जा रहा है उसको भी पता है, गांव में हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे यहाँ गांव में रोजगार नहीं है, वो भूखों मरेगा। इस प्रवासी मजदूर को वापस तो रोजगार की तलाश में, रोटी की तलाश में वापस शहर तो भागना ही पड़ेगा। और वो आपका जो भी डेवलपमेंट मॉडल अभी तक का रहा है वो तो वही रहा है कि बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, मतलब बड़े जगहें रही हैं, तो वो तो वहां जाएगा ही जाएगा। तो जिसको कहते हैं झक मार के उसको वापस जाना पड़ेगा। सड़क पे जो हालात हैं उसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद इसमें कष्ट की भी बात है, लेकिन अगर आप एक बार सड़क पे चले जाइए और अगर ये देख लीजिए क्या है, तो जीने का कि आपकी बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी। मतलब मेरी तो चेंज हुई है, मैं और मेरे साथी जो लोग हैं, मतलब ये जितने लोग थे, सब लोगों का नजरिया बदल जाएगा जीवन के प्रति। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे आप परदेश जाते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमा के लोगों को गांव में लगता है या देश में लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आपकी जमा पूंजी क्या है? वो एक गठरी। आपकी जमा पूंजी क्या है? वो एक प्लास्टिक का बैग। यही जमा पूंजी रह जाती है और यही लेके आप वापस भाग रहे हैं बिना चप्पल के। मैंने देखा है लोग बिना चप्पल के चल रहे हैं। एक आपको नजारा बता दूं, स्कूटी पे, मतलब जो दृश्य है, स्कूटी, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, टैक्सी, कूल कैब, छोटा हाथी, हाफ डाला, फुल डाला, ट्रेलर, कौन सा, और बस छोड़ के, बस नहीं है। 2 चीजें जो कंट्रोल करती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रेल, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बस, ये दोनों नहीं उपलब्ध है। चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से 0। आज कोई कुछ कह ले, बहस कर ले, अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूं, जो लोग उस सड़कों से गुजरे हैं, अगर आपके घर का कोई भी वो फोन करके पूछ लीजिए, अगर किसी को सरकारी बस, क्या प्राइवेट बस भी अगर देखिए, बसें नहीं है उन्हें, बाकी सब माध्यम है। एक व्यक्ति को हम लोगों ने देखा, वो व्यक्ति स्कूटी चला रहा है, बीच में उसकी 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ है, पीछे पत्नी है, और उसके पीछे रस्सी से, और ये हम लोग शायद झांसी के अगल बगल हमने ये देखा था, पता लगा महाराष्ट्र का नंबर था उसका, मतलब स्कूटी का। अब वो एक साइकिल पे, एक 20-25 साल का लड़का, उसका भाई भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, वो साइकिल पे डोरी पे, मतलब वो बांध के उसको चली जा रही है वो साइकिल। अद्भुत बात। 44 डिग्री टेम्परेचर में जब हम अपनी गाड़ी का शीशा खोलते थे तो ये होता था बंद किया जाए, क्योंकि बाहर से गर्म हवा आ रही है। मेरे कितने घर वालों ने, जब मैंने बाहर खड़े होके लाइव कर दिया था, तो मेरे घर से, मेरे घर बहुत से लोगों का फोन आया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनसे कहिए बाहर ना निकले, इतनी धूप है, और बाहर निकलने से कहीं इनको कोरोना ना हो जाए। उस धूप में 44 डिग्री में 2-2 महीने के बच्चे लिए हुए, गोदी में मां अपने साथ, उन बच्चों के साथ उस ट्रक में गर्म धूप में चली जा रही है। पहले हम लोगों को लगा कि वो जो लड़के कुछ आगे हैं वो थोड़े मतलब जिसको बोले, मतलब जैसे घुमक्कर टाइप के हैं, जो बाहर से मुंह इसलिए निकाले हैं कि अंदर जो ट्रक के अंदर की तरफ बैठा उसका दम घुट जाएगा। अगर आप वहां देख लीजिए इस नजारे को, आप देखने की, मतलब अगर आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक शायद इसको इमेजिन करना मुश्किल है। एक बात और, ये सारे लोग जो आ रहे हैं, मतलब कम से कम 5-6 लाख लोगों तो मेरी आंख से देखे हुए हैं, जो 3 व्हीलर, टैक्सी, सर किसी को कहीं 2 जगह जाते समय तो मेरा वो जो यहाँ परमिट बना था, इनसे कहलाइए, उनसे कहलाइए, उनसे कहिए वो बहुत बड़ा काम हो गया है, नमस्ते करिए, हाथ मिलाइए, वो करिए, भाई आपने मेरे जीवन, ये सारा परमिट के समय जो एहसान सबका लिया गया था, यहाँ से बंबई तक 0। किसी को कुछ है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल है। कोई एक जगह भी मुझसे परमिट नहीं पूछा गया। जब मैं बंबई से वापस चला तो मध्य प्रदेश में 2 जगह ये जो गाड़ियां जो
एसी गाड़ियां थी जिसमें 2 लोग, 1 लोग, आधे लोग थे, उन लोगों को कहा जा रहा था, और जब वो भी वो वाली गाड़ियां नहीं, टैक्सीज को नहीं रोक रहे थे महाराष्ट्र की, जो प्राइवेट गाड़ियां, जो उनको लग रहा था कि उनको लोग रोक के एक जगह जा रहे थे कि आप अपना नाम पता बताइए, टेलीफोन नंबर बताइए, कहां से आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। हम लोगों का एक वो लिया गया, 2 जगह मेरे भी नंबर और नाम हम लिए गए। बाकी जो हजारों लाखों लोग उस ट्रक में बैठ के, ट्रक में 40-40, 80-80, 50-50 लोग हैं, उस किसी ट्रक को वो कहीं नहीं, उनको थ्रू जाने दिया जाए, उनको कहीं नहीं रोका जा रहा था, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, उनका कोई ये बातचीत नहीं हो रही थी कि भाई ये कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ नहीं। यहां पे कोई भी दावे कर ले, रोज मैं आके देखा हूं, वो कह रहे हैं बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सख्त एक्शन, और अगर किसी को पकड़ा गया है कि वो इसमें कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के का दूर दूर तक कहीं था ही नहीं। एक आध जगह जरूर देखा कि पुलिस वाले रोक के, जो अब आदत तो पुरानी है, एक उसमें एक करीब 17-18 लोग एक छोटा हाथी में बैठे थे, पुलिस वाला रोक के उसमें कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कर रहा हो, इसको करो। आपको बात समझ में आ जाती है जब वो इस तरह की बातें कर रहा है तो वो चाहते क्या है। पुलिस अगर आपसे ये पूछे कि आप कुछ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है इस देश में कि उसका वो मतलब क्या होता है। आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो ये चालान नहीं काटता है, आपको बताता है कि आप हेलमेट नहीं पहने हैं और उसके बाद उस पर वार्ता करता है। उस वार्ता का क्या मतलब होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज जरूर कहूंगा कि इंडिविजुअल एफर्ट जरूर था, इंडिविजुअल एफर्ट बहुत जगह था। मालेगांव से देखना शुरू हुआ, जब बंबई से निकले तो पहला जगह मालेगांव थी। सीरियस एफर्ट भी थे। सीरियस एफर्ट मैं इसलिए बोलूंगा कि प्लास्टिक के उसमें पन्नी में जो पानी होता है वो ठंडा करके, खिचड़ी, चाय, भाई कई जगह हम लोगों को भी रोक के कहा गया कि चाय पी लीजिए, गर्म चाय बनी है, अच्छी है। बिस्किट के पैकेट्स, ये छोटे वाले पार्ले जी के शायद जो 1 या 2 रुपए के आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में हम घुसे और जैसे ही झांसी ये कानपुर में तो फलाना सभा महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष, इंटरनेशनल उपाध्यक्ष के उपाध्यक्ष, इस तरह की गाड़ियां लगा के, और उसमें वो एक जो स्टाइल है ना आजकल, एक गमछा, एक पर्टिकुलर कलर का गमछा, एक पर्टिकुलर तरह की ये जैकेट, एक पर्टिकुलर रंग का कुर्ता पहन के सब लोग, और वो जाम लगा दिए थे 1.5 घंटे का उन्होंने कानपुर के उस रोड पे, जो बाईपास जो रोड है, क्योंकि वहां खड़े होके वो फेंक के अब फोटो खिंचवा रहे थे। वो यहां उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया था, जो हम लोगों की आदत है। कानपुर में इस तरह की कुछ चीजें कहीं फेंक के पानी आनी नहीं दिया जा रहा था। एक जगह लैया के पैकेट 2, उसने कहा और दे दो, मैं फोटो हो गई थी, फोटो खिंच गई थी, तो नेताजी को अब इसके बाद इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सारे उसकी कुछ फोटो ली थी, लेकिन अब मुझे मतलब मैं डिलीट कर रहा हूं उसको। मुझे इसमें किसी को कोई प्रूफ नहीं देना है, मुझे इसको कहीं कुछ कहना नहीं है, लेकिन जब तक जीवित रहूंगा तो इस त्रासदी को कहीं ना कहीं वो मुझे हॉन्ट जरूर करेगी। 4 चीजें जरूर कह दूं जो शायद अगर इस समय भी हो जाए तो ठीक है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे जरूर बोलना चाहिए, ही मस्ट कम एंड एड्रेस ओनली एंड ओनली माइग्रेंट लेबर। इन प्रवासी मजदूरों के कष्ट पे आप बोलिए, अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, आप क्यों इससे डर रहे हैं, प्लीज बोलिए। दूसरा, पीयूष गोयल जी जितना भाषणबाजी करें, रेल क्यों नहीं चलाई, ये सब आपका एक्सप्लेनेशन कि स्टेट ने नहीं मांगा, उसने नहीं मांगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इतने लोग हैं सड़क पे, अगर 25-50 लाख नहीं, करोड़ आदमी अगर सड़क पे चल रहा है। मैं तो केवल एक स्ट्रेच की बात कर रहा हूं जहां पे 5-6 लाख मैंने अपनी आंख से देखे। बाकी जगह अगर पूरे देश का कर लें, कम से कम 1-2 करोड़ आदमी अगर सड़क पे है, और आप अभी भी बात कर रहे हैं कि उस तरह से डिमांड नहीं आई, तो मैंने ये नहीं किया। ट्रेन है भाई, ट्रेन इतने साल से है, ट्रेन सक्षम है, ट्रेन के अधिकारियों से मैंने बात की, ट्रेन की आपकी रेडी टू गो है, उसको आपको चलाना चाहिए तत्काल। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है ना कि अस्सी सब चंगा जी, इसमें चश्मे के नंबर को बदलिए, आपके चश्मे का नंबर को प्लीज चेंज करिए, सब चंगा नहीं है। लेबर और ये जितने लोग चल रहे हैं मुश्किल में हैं, रोज ट्रक पलट रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। टोटल मरने वालों की संख्या में आप जब कहेंगे तो कई पॉइंट लग के 0-0 होगा, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। एक चौथी बात, निर्मला सीतारमण जी, कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर, क्योंकि हमारे कुछ मित्र हैं, पेंशन मिलती है, सरकारी अधिकारी रहे हैं, वो कह रहे हैं मुफ्तखोरी की आदत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। ये सब दिस पीपल, दिस माइग्रेंट लेबर्स, ये मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, सब पैसा जेब में दबा के सब। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुफ्तखोरी कहिए, कोई खोरी कहिए,
उनके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता हो। आपकी जो ये डिमांड और ये सब है ना, तभी होगा जब वो कुछ खरीदेगा, उसके यहाँ होगा। नहीं तो ये कह देना कि हम लोग ने एक प्रवासी श्रमिकों के लिए एक कोई योजना, उसका नाम कुछ रख दिया जाए, कुछ एक बढ़िया सा नाम हम लोग सोच करके रखेंगे कि ये योजना होगी, और जब नया योजना में रेंट नहीं लिया जाएगा तो कब घर बनेगा और कब प्रवासी भारतीय आएंगे। ये सब रिफॉर्म्स की बातें हैं। मुझे लगता है तत्काल आपको इस समय अभी तत्काल राहत सर्वाइवल की है। कल कैसे आएगा, कल कैसे मैं जिंदा रहूंगा, इसको कम से कम देख लीजिए। और ये कह देना कि 2 महीने के लिए मैंने उनको फ्री राशन दे दिया है। जो हमारे बहुत से शहरी मित्र हैं कह रहे हैं दे तो दिया है राशन, और क्या दे दें, मुफ्तखोरी कराओगे? मुफ्तखोरी नहीं है, जीवन दांव पे लगा हुआ है। आप सबसे आग्रह है जो इस समय निर्णय के उसमें है, ये कहिए। और जो लोग इसको देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि कम से कम एक ट्वीट कर दीजिए, एक SMS भेज दीजिए, एक व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने ग्रुप में कह दीजिए कि कुछ दिनों के लिए ये समझें कि उन माइग्रेंट लेबर का दर्द। क्योंकि अगर हम और आप इस पर नहीं बोल रहे हैं तो हम भी उतने ही पाप के भागीदार हैं जितना कोई भी जो इनके दर्द को देख के समझ के भी कुछ नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।